गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, हमारे जो लास्ट वीडियो चल रहे थे उसमें हम हमारे बुक का जो दूसरा खंड है, उसका दूसरा जो चैप्टर है संरचना और भूआकृति विज्ञान के नाम से, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और उसके अंदर भी हमने सबसे पहले भारत के भूवैज्ञानिक खंडों की चर्चा की थी। उसके बाद में भारत के भौतिक जो प्रदेश है उनकी चर्चा कर रहे थे, भूआकृति जो प्रदेश है उनकी चर्चा कर रहे थे। और उस चर्चा के अंदर भी हमने पहले, इस वीडियो से पहले हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में, उसके बाद में भारत का जो उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश है उसके बारे में, और उसके बाद में हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग के बारे में चर्चा कर ली। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है बच्चों बहुत बड़ा है, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसके फैलाव को ध्यान में रखते हुए, इसके विस्तार को ध्यान में रखते हुए, इसकी आकृति को ध्यान में रखते हुए इस पठारी भाग को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। इससे पहले का जो हमारा पठारी भाग वाला वीडियो था उसमें हमने पूरे पठारी भाग के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दी थी, बेसिक जानकारी बता दी थी। लेकिन आज का हमारा जो पठारी भाग का वीडियो है वो केवल पठारी भाग के जो विभाजन किया गया है, उसको जितने भागों में बांटा गया है उसके विभाजन से संबंधित है। और इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पठारी भाग को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है, कौन कौन से दशाएं देखने को मिलती है। तो बच्चों देखो, जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उस प्रायद्वीपीय पठारी भाग का विभाजन मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। प्रायद्वीपीय पठारी जो भाग है उसका 3 भागों में विभाजन किया गया है। पठारी भाग का विभाजन कितने भागों में बांटा गया मुख्य रूप से 3 भागों में से बांटा गया है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। कौन कौन से ध्यान दीजिए। सबसे पहला है उसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। दूसरा जो भाग है बच्चों उसको हम बोलते हैं उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र या उच्च पठारी क्षेत्र। उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र। और तीसरा जो भाग है उसको बोला जाता है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये विभाजन है। इसमें मुख्य रूप से क्या किया गया है? बांटा गया। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा। ये जो दक्कन का पठार है ये भारत के सबसे दक्षिण में है। कहां पे है? दक्षिण में। तो भारत के सबसे दक्षिण में होने का इसको दक्षिण का पठार भी कहते हैं। दक्कन के पठार को क्या कहा जाता है? दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। ये जो उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र है ये भारत के मध्यवर्ती भाग में है। भारत के बीचों बीच स्थिति वहां देखने को मिलता है। इसी कारण से मध्य का उच्च भूमि पठारी क्षेत्र भी कहते हैं। मध्य उच्च भूमि पठारी क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो भाग है नाम से स्पष्ट हो रहा है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, जो भारत के जो पूर्वी राज्य है, असम मेघालय का नाम आपने सुना होगा, तो वहां तो उत्तरी पूर्वी तो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भागों को दिशा बताता है। भारत की आकृति और विस्तार को ध्यान में रखते दिशा के आधार पर 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया। अब इन तीनों की चर्चा करने वाले हैं, इन तीनों का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम एक अध्ययन करते हैं। मैं फिलहाल इस टेबल को मिटा देता हूँ और अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, जिसके माध्यम से किस प्रकार से कहां देखने को मिलता है। ये बच्चों ने भारत का मैप बनाया। अब इस मैप में
भारत की जो प्राकृतिक पठारी भाग है, इनका तीन जो चीजें थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, तीन जो विभाजन बताए उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले वाला जो भाग था वो ये वाला होगा, ये इसको कहा गया है दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार। दूसरा नाम क्या है इसका? दक्षिण का पठार, जो पहला विभाजन। दूसरा जो भाग है बच्चों वो ये है, ये पार्टीशन मान के चलो, ये यहां से लेके और यहां तक जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये है उत्तरी उच्च भूमि क्षेत्र या मध्यवर्ती उच्च पठारी क्षेत्र, मध्यवर्ती उच्च पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ये दूसरा विभाजन हो गया। और भारत की प्राकृतिक पठारी भाग का तीसरा विभाजन था वो था उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये हो गया यहाँ पे उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो ये भारत का प्राकृतिक जो भाग है पठार है, उसको इन तीन भागों में रूप से बांटा गया। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इस पहले वाले दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार, इसकी हम चर्चा करें। तो देखो बच्चों, दक्षिण का जो पठार फैला हो भारत के दक्षिणी भाग में फैला हो, इसी कारण से क्या कहते हैं? दक्षिण का पठार कहते हैं। अब इस दक्कन का पठार है, दक्षिण का जो पठार है इसकी पश्चिमी भाग की ओर यहाँ तक, गुजरात के नीचे, गुजरात से लेकर यदि हम देखें नीचे तक वाला कन्याकुमारी वाला जो पार्टीशन है, यहाँ पर इस जो प्राकृतिक पठारी भाग है उसका एक अंग फैला हुआ मिलता है पठार के रूप में, उसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट। तो प्राकृतिक पठारी भाग का जो पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। और यहाँ पे इधर वाला जो पार्टीशन आप देख रहे हैं ये कहलाता है पूर्वी घाट। क्या कहलाता है? पूर्वी घाट, ठीक है। अब इस प्राकृतिक पठारी भाग का जो दक्षिण का पठार है इसकी उत्तरी जो सीमा निर्धारित की गई है वो की गई है सतपुड़ा पर्वत के द्वारा। कौन से पर्वत के द्वारा? सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? सतपुड़ा पर्वत के द्वारा किया गया है। पश्चिमी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? पश्चिमी घाट के द्वारा किया गया है। पूर्वी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? पूर्वी घाट के द्वारा। अब इस पश्चिमी घाट की ऊंचाई तो क्या है? ज्यादा है, और पूर्वी घाट की ऊंचाई क्या है? कम है। तो अधिकांश भाग के अंदर जो नदियां प्रवाहित होती है वो ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर प्रवाहित होती है। तो ऊंचा भाग कहां की ओर है? पश्चिम की ओर। नीचा भाग कहां की ओर है? पूर्व की ओर। तो नदियां इधर से इधर की ओर बहती है, ठीक है ना। तो अधिकांश नदियों का जो उत्पत्ति स्थल है कौन सा है? पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। और पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई लगभग आप मान के चलिए औसत ऊंचाई माने तो मानक समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर के समथिंग। कितनी है? 1500 मीटर के समथिंग। अब इस पश्चिमी घाट को भी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना है। जैसे आप कहेंगे कि महाराष्ट्र वाला जो भाग है, महाराष्ट्र के अंदर इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कर्नाटक में देखेंगे तो कर्नाटक के अंदर इसको अन्नामलाई की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। केरल और तमिलनाडु वाला भाग है वहां पे इसे इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो अन्नामलाई है, नीलगिरी की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियां, ये सारे के सारे किसका अंग है? इस दक्कन के पठारी भाग का ही अंग है। अब ये पूरा जो पठारी भाग है महाराष्ट्र में क्या कहला रहा है? सह्याद्री की पहाड़ी, सह्याद्री या सह्याद्री की पहाड़ी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? अन्नामलाई की पहाड़ियां, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आ गया? नीलगिरी की और इलायची की पहाड़ियां, नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियां। तो ये पूरा का जो पूरा भाग है ये किसके प्रतिनिधित्व कर रहा है? पश्चिमी घाट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस प्राकृतिक पठारी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ है, अन्नामलाई में है, और नाम क्या है? अनाईगुड़ी। क्या नाम है? अनाईगुड़ी के नाम से 2695 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की पहाड़ी है। दक्षिण में आप देखेंगे यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है, दोगा बेटा के नाम से, इसके नाम से है दोगा बेटा के नाम से दक्षिण में दूसरी ऊंची चोटी स्थित
किसकी, प्रायद्वीप की पठारी भाग। और ये नीलगिरी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर के हो जाते हैं, मिल जाते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा है, नीलगिरी की पहाड़ी। इस पश्चिमी घाट के अंदर ही फिर क्या पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में देखेंगे थाल घाट के रूप में, घुड़घाट के रूप में, और जो केरल वाला जो पार्टीशन है केरल और तमिलनाडु के बीच में, वहां पे आप देखेंगे पालकोंडा के रूप में, इसके रूप में देखेंगे पालकोंडा के रूप में, पाल घाट के रूप में, विशेष रूप से पाल घाट के रूप में, और एक और मिलेगा शेरकोटा के रूप में। तो मेनली थाल घाट है, घुड़घाट है, उसके साथ साथ में आप देखेंगे पाल घाट है, पाल घाट के साथ में शेरकोटा, ये कुछ प्रमुख दर्रे भी इसी भाग में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों ये पूर्वी घाट है। अब ये जो पूर्वी घाट में पहले चर्चा कर चुके हैं कि पश्चिमी घाट की तुलना में नीचा है, यानी उसकी ऊंचाई क्या है, कम है। तो इसकी ऊंचाई कम होने का नदियां जो पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर आती हैं बहती हुई, तो इसके द्वारा इसको जगह जगह से क्या कर दिया गया, काट दिया गया। भाई नदियां जहां से बड़ी अपरदन की प्रक्रिया हुई और अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, काट दिया। तो ये पूर्वी जो घाट है पश्चिमी घाट की तरह एक पूरे क्रम के रूप में नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी पहाड़ी है, पश्चिमी घाट की पूरी पहाड़ी के रूप में मिलता है, लेकिन पूरी घाट पूरी पहाड़ी के रूप में नहीं मिलकर छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, छिन्न विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। ऐसी पहाड़ियों जैसे आप यहाँ देखेंगे जावादी की पहाड़ी है, उसके बाद में आप ऊपर देखेंगे पालनी की पहाड़ी है, उसके बाद में आप देखेंगे कि बेलीकोंडा की पहाड़ी है, उसके बाद में आप देखेंगे नालकोंडा की पहाड़ी है, उसके बाद में कौन सा है, नीलगिरी और धौलगिरी। ये सारी जो पहाड़ियां हैं ये मिलकर पूर्वी घाट का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये पूरा का पूरा एरिया है ये मिलकर दक्कन का पठार है। इस दक्कन का जो पठार है यही भारत का वास्तविक पठार भी कहा जा सकता है, और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। दक्कन के पठार का वास्तविक क्षेत्रफल है लगभग कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावा के जमने और कालांतर में शीतलन की प्रक्रिया के पश्चात से क्या हुआ है, निर्माण। तो ये पहला था कौन सा, दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। अब बच्चों चलते आगे वाले पे, दूसरा जो भाग था भारतीय प्रायद्वीप की पठारी भाग का मध्य उच्च पठारी क्षेत्र या उत्तरी उच्च पठारी क्षेत्र के रूप। तो ध्यान दीजिए आपके सामने मैप है, कहां से कहां फैला हुआ मिलता है। देखो इसकी जो पश्चिमी सीमा है ये अरावली के द्वारा निर्धारित की गई, अरावली पर्वत श्रृंखला के द्वारा निर्धारित की गई। अब जैसे अरावली का नाम आएगा आपके दिमाग में आएगा विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, अरावली। विश्व का अवशिष्ट पर्वत कौन सा है वर्तमान, प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो कौन सा पर्वत है, अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर 1722 मीटर। तो इसका जो पश्चिमी भाग है किसके द्वारा सीमांकित होता है, अरावली पर्वत के द्वारा। यहाँ पर दिल्ली घटक मिलता है, दिल्ली क्रम की चट्टानें पाई जाती है, दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, मालवा का पठार आ जाएगा, क्या जाएगा, मालवा का पठार। और मालवा के पठार के नीचे कौन सा पर्वत आ जाएगा, विंध्याचल पर्वत आ जाएगा। कौन सा पर्वत आ जाएगा, विंध्याचल। तो दक्षिण में विंध्याचल और सतपुड़ा इसकी सीमाओं को निर्धारण करते हैं, पश्चिम में अरावली पर्वत की सीमा का निर्धारण कर रहा है, उत्तर में दिल्ली क्रम की चट्टानें निर्धारण करती हैं, दक्षिण पश्चिम में मालवा का पठार मिलता है, और फिर यहाँ पे मिलता है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा मिलता है, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ मिलता है बघेलखंड का पठार, और यहाँ मिलता है छोटा नागपुर का पठार। ये सारे जो पठारी भाग हैं बच्चों, ये सारे के सारे इस मध्य उच्च पठारी भाग के रूप में शामिल किए जाते हैं। और इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण जो है छोटा नागपुर का पठार। ये भारत का एक ऐसा पठार है जो खनिजों के दृष्टिकोण से भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र है। भारत के जितने भी खनिज पाए जाते हैं सारे खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण यदि स्थिति किसी स्थान की है तो कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। इसी के सारे आपको मिलेगा पलामू का पठार, यही फैला हुआ है हजारीबाग का पठार। तो खनिजों की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठारी भाग, वो इसी मध्य उच्च पठारी भूभाग के ही अंग के रूप में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा भाग था कौन सा, मध्य उच्च पठारी क्षेत्र के रूप में। अब हम चलते हैं बच्चों प्रायद्वीपीय भाग का जो तीसरा महत्वपूर्ण विभाजन था, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश या उत्तरी पूर्वी पठारी भाग। देखो
पहले ये वाला भाग और ये दोनों पठारी प्रदेश जो आपस में क्या थे, जुड़े हुए। क्या थे? जुड़े हुए। इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब एक थी, दोनों भाग क्या थे, आपस में जुड़े हुए। लेकिन बाद में प्लेट में किसका हुआ, इंडियन प्लेट धीरे धीरे कहां की ओर बढ़ने लगी, उत्तर की ओर बढ़ने लगी, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, भारतीय प्लेट में जो खिंचाव हुआ, उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या बना, एक भ्रंश बन गया। भ्रंश बनने से क्या हुआ, ये जो पठारी भाग था, इस पठारी भाग से क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे मिलती है राजमहल की पहाड़ियां। क्या मिलती है? राजमहल की पहाड़ियां। और राजमहल की पहाड़ियों से ये वाला जो भाग था वो क्या हो गया, अलग हो गया। और बाद में यहाँ क्या बन गया, भ्रंश बनने से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बहने लगी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के बहने के कारण जो ये राजमहल की पठारी वाला भाग था वो और ये पूर्वी पठारी भाग थे, दोनों आपस में क्या हो गए, अलग हो गए। आज भी ये पठारी भाग है, उसको भारत के इसी पठारी भाग का माना जाता है, लेकिन भ्रंशन की प्रक्रिया के कारण अलग हुआ और इसको अलग नाम दे दिया गया, उत्तरी पूर्वी पठारी देश के रूप। और यहाँ जो भ्रंश बना बच्चों, उसको कहा जाता है मालवा भ्रंश। क्या कहा जाता है? मालवा भ्रंश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अभी जो उत्तरी पूर्वी पठारी भाग है, ये विशेष रूप से असम और मेघालय नामक राज्यों में फैला। कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है? असम और मेघालय नामक राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। तो इस असम और मेघालय वाले क्षेत्र में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों के आधार पर इसका अलग अलग नामों से विभाजन किया गया। जैसे हम कहेंगे गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां, जयंती की पहाड़ियां। अभी गारो खासी जो नामकरण हुआ है बच्चों, वो इन पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियों के आधार पर। जनजाति के बारे में हमने आपको मालूम बताया था, जनजाति किसे कहेंगे। तो गारो की पहाड़ियां हैं, खासी की पहाड़ियां हैं, जयंती की पहाड़ियां हैं, ये सब इसी का नाम है। असम का पठार है, शिलोंग का पठार है, कोरबी एंग्लोंग का पठार है। ये सारे जो पठारी भाग बच्चों, वो इसी इसके उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के ही अंग के रूप में शामिल किए गए। और इन तीनों को मिलाकर उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती उच्च पठारी क्षेत्र और दक्षिण का पठार, इन तीनों को मिलाकर ही हम ग्रुप के रूप में जो नाम देते हैं वो कहते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इस पठारी प्रदेश में जो मिट्टी मिलती है, लावा के द्वारा निर्माण होने के कारण मुख्य रूप से काली मृदा के रूप में पाई जाती है। और काली मृदा के रूप में मिट्टी होने से उपजाऊपन की स्थिति क्या होती है, ज्यादा। हालांकि काली मिट्टी की कुछ विशेषताएं हैं, वो हम आपको मृदा वाले चैप्टर में बताएंगे कि पानी के संपर्क में आने पर तो जल्दी से क्या हो जाती है, घुल जाती है। और जैसे ही पानी सूखता है, पानी सूखने के साथ साथ उसकी दरारें पड़ने लग जाती है। खैर अब डिटेल से आपको आगे बताएंगे। तो बच्चों ये आज का हमारा वीडियो था, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसके विभाजन से संबंधित था और आपने ध्यान से सुना होगा। तो आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।